डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं उस पर आपका कमेंट मैं चाहूँगी। क्या समझते हैं कि हुकूमत नाकाम हो रही है मजहबी जमात का एहतजाज रोकने में, और इसका इम्पैक्ट आलमी सतह पर क्या आ सकता है? हुकूमत नहीं जी, एक सिस्टम कोलैप्स हो रहा है और ये सिस्टम जो है ये कंपेटेबल नहीं है। और सिस्टम से मुराद मेरी इस यानी मौजूदा जो अरेंजमेंट है इससे बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो एक ढांचा होता है ना, जो एक रियासत को चलाने के लिए जो तरीक़ाकार होता है, जिसको आप आइन कह लें, रूल्स ऑफ इंगेजमेंट कह लें, वो नहीं काम कर पा रहा। मैं एक अरसे से ये बात कह रहा हूँ और मैं इस बरसा बरस से इस मौक़िफ़ है मेरा कि ये जो है ना, ये पूरा तरीक़ाकार बहुत उलझ गया है, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। और मतलब पुलिस के क्या इख्तियारात हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस बाकी कितने अदारे हैं, किसके अंडर, थानों के अंडर क्या होता है, सूबों में क्या है, लोग, मतलब इतनी खिचड़ी पकी हुई है कि उसमें जो बुनियादी इश्यूज़ हैं, जो बड़े सादा से इश्यूज़ हैं कि जी ये रूल ऑफ लॉ ऐसे होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट के ये तरीके हैं, इमिग्रेशन के ये तरीके, लॉ एंड ऑर्डर, तो बुनियादी बात है वो सारी कहीं वो गड़मड़ होके कहीं पता नहीं खुदा जाने कहाँ से कहाँ निकल गई है। तो चूँकि इतना ज़्यादा वो हमने फैला दिया है इन सारे इश्यूज़ को, और ये कानून साजी जिसमें वो कल नेशनल एक्शन प्लान का जिक्र हो रहा था कि जुडिशल रिफॉर्म्स होने थे और बाकी चीज़ें होनी थी, तो वो कैसे, वो कहाँ रह गई सारी चीज़ें। तो नेशनल एक्शन प्लान भी अगर कहीं इस सिस्टम में इंटीग्रेट होता, सिस्टम से मेरी मुराद ये हुकूमत या अरेंजमेंट नहीं है, मैं एक मजमूई रियासत चलाने के लिए जो होने चाहिए ना आपके जो रूल्स, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो कंपेटेबल नहीं है आज की दुनिया के अंदर। तो ये अब कैसे इससे निकलते हैं, ये बड़े एक मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में देखते हैं कैसे मामलात हैं। अब देखें ना, मिसाल के तौर पे अब ये तहरीक लबैक का एक वहाँ पे एक बड़ा इज्तिमा है, बहुत उसमें लोग हैं, अब उनसे कौन बात करेगा, कैसे मुज़ाकरात होंगे, क्या होंगे, अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता। ये तो तरीका नहीं है ना कि पूरे मुल्क की ट्रांसपोर्ट बंद हो जाए और इंटरनेट सर्विस बंद हो जाए, और ये इससे ये क्या ये मसले का हल है? ये तो इस तरह तो इश्यूज़ नहीं रिजॉल्व होते, रियासतों में आपको बात करनी पड़ती है, कहीं मुशावरत। इसी तरह से केपी के अंदर, अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुझे बताएं कि वहाँ पर क्या मेरी अभी बात हुई कुछ मौलाना फजलुर रहमान साहब के करीबी साथियों से, तो मैंने कहा जी कि आपकी हुकूमत आ रही है वहाँ पे, अगर तहरीक इंसाफ की नहीं आ रही, तो मौलाना साहब के करीबी हलके तो इस वक्त उनमें राय तकसीम है। वो ये कहते हैं कि भाई मसला ये है कि वहाँ पर अगर आने वाले दिनों में एक ऑपरेशन होना है, तो मौलाना साहब पे और उनकी जमात के जो सीनियर रहनुमा हैं उन पे तो पहले ही काफ़ी खुदकुश हमले भी हो चुके हैं और काफ़ी उसमें नुकसान हो चुका है। तो अब इस सूरत हाल में वो अगर वहाँ पे ऐसे हालात में संभालते हैं हुकूमत, जब एक ऑपरेशन होने जा रहा है, तो वो ऑपरेशन जो है वो उसका और ऐसा ऑपरेशन होने जा रहा है जहाँ पर पड़ोस में अफ़गानिस्तान के साथ, वहाँ पर ज़ाहिर है कि तालिबान की हुकूमत है, और तालिबान के साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक नज़रियाती और वैसे ज़ाती ताल्लुक़ भी रहा है हमेशा, तो उनके साथ भी ताल्लुकात ठीक नहीं है। तो मौलाना साहब फिर कैसे वहाँ पर वो हुकूमत चलाएंगे, तो वो ऑपरेशन हो रहा होगा तो कैसे उनका वज़ीर आला आएगा, ये उनके अंदर एक बड़ा इस वक्त एक बहस चल रही है। और क्या मौलाना साहब अपने ताल्लुकात ख़राब करना चाहेंगे वहाँ पे अफ़गानिस्तान में मौजूद तालिबान से, या ये है कि केपी के अंदर ऑपरेशन शुरू हो जाए और मौलाना साहब उसमें जो है वो उनकी इजाज़त से हो, तो ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल डेवलप हो जाएगी। अच्छा, गवर्नर रूल भी अगर लगता है तो क्या कुंडी साहब जो हैं वो अपने ऊपर लेंगे, पीपल्स पार्टी अपने ऊपर लेगी वहाँ पे पूरा ऑपरेशन जो होगा, तो ये बड़ी एक पेचीदा से बहरान दर बहरान है, लेकिन ये मैन मेड क्राइसिस है और इसका हल। और मैं आपको एक बात से भी बताऊँ, इसके साथ ही मैं अगर ये जोड़ूँ ना कि मकतब देवबंद में आज जो अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर मुत्तकी साहब, वो उन्होंने दारुल उलूम देवबंद में आज वहाँ पे दौरा किया है उन्होंने, और वहाँ पर उन्होंने बातचीत की है। ये देखें बड़ी खिदमात हैं बरे सग़ीर की तारीख़ में भी और तमाम दुनिया में इस्लाम की जो तबलीग हुई है उसमें मकतब देवबंद की बहुत खिदमात हैं, और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी जो जदोजहद थी उसमें भी इस मदरसे की और उसके उलमा की बहुत
बड़ी खिदमात भी हैं और उनके असातिज़ा और उनके तलबा तमाम दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन एक इसका जो जियो पॉलिटिकल या जियो स्ट्रेटेजिक एक एंगल है जो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मैं उस पर बात करके और फिर आगे निकलता हूँ, वो ये है कि जो जब ये अफ़गान जिहाद हो रहा था ना, तो अफ़गान जिहाद जब हुआ तो अफ़गान जिहाद के दौरान जो है वो मुख्तलिफ़ जो जमातें थीं, मजहबी जमातें कहें या मकातब फ़िक्र मुख्तलिफ़, तो उनमें हमने ये देखा कि जो मकतब देवबंद जैसे जो यहाँ पे दारुल उलूम हक़ानिया या बाकी वो आगे आए, मकतब देवबंद आगे आया। लेकिन इसके साथ ही हमने देखा जमात इस्लामी के भी इकमतियार साहब या बाकी और जमातें भी सारी सामने आई। लेकिन एक इसमें बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि ये जो मकातब फ़िक्र हैं हमारे यहाँ, चाहे वो मकतब देवबंद से हों उनका ताल्लुक़ या वो बरेलवी मकतब फ़िक्र से हों, ये दोनों हनफ़ी हैं। यानी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह उनकी उनकी जो तालीमात हैं या उनका वो जिस तरह से तशरीह करते हैं, मतलब कि उसको फॉलो करते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो सऊदी अरेबिया या जो अरब ममालिक हैं उन्होंने सपोर्ट तो किया उस वक्त अफगान सारे मुल्कों ने, लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि वहाँ से अगर नज़रियाती तौर पे अगर कोई पाकिस्तान में या बर सग़ीर में सबसे ज़्यादा कोई मकतब फ़िक्र नज़रियाती तौर पे कुर्बत रखता है तो वो जमात अहले हदीस है। क्योंकि जमात अहले हदीस जो है, देवबंद नहीं, जमात अहले हदीस, क्योंकि जमात अहले हदीस जो है वो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सऊदी अरेबिया में जो इमाम अब्दुल वहाब का ये नज़रिया था कि आप बिल्कुल कुरान और सुन्नत के बाद किसी मतलब जो चारों जो सुन्नी मसलक में जो इमाम हैं उन चारों को चूँकि वो नहीं मानते कुछ हद तक, मतलब किसी को भी नहीं, मतलब इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अबू हनीफ़ा, तो वो चूँकि इमाम मालिक तो वो ज़्यादा नज़रियाती तौर पे जमात अहले हदीस जो है वो अरब ममालिक के करीब थी और अभी भी है। मकतब देवबंद नहीं, ये ज़हन में रखें। मकतब देवबंद मौजूद है हर जगह और उनके उलमा भी मौजूद हैं जी। लेकिन उस वक्त चूँकि यहाँ पर पाकिस्तान में जो मदारिस का सिलसिला बड़ा मुनज़्ज़म था, तो इसलिए ये हुआ कि उस वक्त फिर वो जमात जो मकतब देवबंद के मदारिस आगे आ गए और वो फिर यहाँ पे बाकी मजहबी जमातें भी सारी आई, लेकिन जमात अहले हदीस चूँकि कम यहाँ पे उनके मदारिस ज़रा कम थे, इसलिए वो, लेकिन वो उन अरब ममालिक की सोच से ज़्यादा करीब है। बस मैं इतनी सी बात करना चाह रहा था कि वो कन्फ्यूजन ना हो कि वो उनके साथ हैं, वो हनफी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के साथ उनके मसलक में हैं और बाकी जो अरब ममालिक हैं वहाँ पे कुछ जगहों पे तो अख़वान हमने देखा है लेकिन उनको ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। इमाम अब्दुल वहाब जो हैं उनका नज़रिया जमात अहले हदीस के ज़्यादा करीब है। अच्छा, तो अब वो आगे बढ़ते हैं, तो ये किस तरह से अब इससे निकलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का इशू कैसे रिजॉल्व होता है, पॉलिटिकल क्राइसिस कैसे रिजॉल्व होता है और लोगों की ज़िंदगियाँ कैसे बेहतर होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स कैसे बेहतर आती हैं, ये आने वाले दिनों में देखना है। अच्छा, ये तो हो गई बात यहाँ की, लेकिन जो रीजन और ख़िता है वहाँ पर बड़े तेज़ी के साथ वाक़यात हो रहे हैं और हर वाक़या, जो मैं इसमें बटरफ्लाई इफ़ेक्ट कहता हूँ कि हर वाक़े का बराह रास्त असर पाकिस्तान पे हो रहा है। अच्छा, अब जो अगले आप समझें कि 48-72 घंटे या 2-4 रोज़ हैं जहाँ पाकिस्तान में हम वाक़यात यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हो रहे हैं, तो वहाँ पर इसी तरह से गज़ा पर और फ़लस्तीन पे सबकी नज़रें। और आज एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि आज चूँकि दूसरा दिन सीज़ फायर का गुज़र गया, तो आज ये हुआ है कि कुछ देर पहले अमेरिकन फ़ौज जो है वो इसराइल पहुंचना शुरू हो गई है और 200 अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं वो लैंड हो रहे हैं इसराइल में बाकायदा। और जो वहाँ पर जो सेंटकॉम के सरबराह हैं, जो ज़ाहिर है इसराइल पहले यूरोपियन कमांड में था, अब वो सेंटकॉम के अंडर आता है। सेंटकॉम के जो चीफ़ हैं ब्रैड कूपर और स्टीव विटकॉफ, उन दोनों ने आज गज़ा का दौरा किया है। अच्छा, गज़ा का दौरा
उस इलाके में किया है जो कि येलो लाइन के, यानी वो इलाका जहां पर इसराइल की ट्रूप्स मौजूद हैं, यानी जो इसराइल के पास है वो वहां तक गए हैं। ठीक है, स्टीव विटकॉफ और उसके साथ, और ये हम अपने नाज़रीन को तस्वीर भी दिखा रहे हैं, तो ये गज़ा में मौजूद हैं, लेकिन वो येलो लाइन जो है मैप की उसके अंदर ही मौजूद हैं और ये मॉनिटर कर रहे हैं सीज़ फायर को। ये वहाँ गए हैं कि सीज़ फायर को मॉनिटर करें और ये देखें कि यहाँ से सिक्योरिटी और बाकी और विड्रॉल ठीक हो गया या नहीं हुआ। ये तो ये वहाँ पर गज़ा में, लेकिन उस गज़ा में जो कि इसराइली फ़ौज का अभी तक ऑक्युपाइड है, उस इलाके में ये गए हैं। 200 जो ट्रूप्स हैं अमेरिका के वो पहुंच रहे हैं इसराइल और पहुंचना शुरू हो गए हैं। और ये वहाँ पर अब देखना ये है कि जो कमांड सेंटर है, यानी एक कमांड सेंटर तो बनेगा जिसमें, जो मैं कल भी बात कर रहा था कि जिसमें अमेरिकन होंगे, और वो कमांड सेंटर इसराइल में भी बन सकता है और इजिप्ट में भी बन सकता है। अगर वो इजिप्ट में बनेगा तो उसमें फिर दूसरे मुल्कों की फ़ौज भी होगी जो मॉनिटर करेगी सीज़ फायर को। अब वो सीज़ फायर, उसमें कतर की फ़ौज भी हो सकती है, उसमें इजिप्ट की भी हो सकती है, उसमें तुर्किया की भी हो सकती है, उसमें यूएई की भी नाम चल भी फाइनल नहीं हुआ। और अगर वो इसराइल में होती है तो फिर वो सिर्फ अमेरिकन ट्रूप्स ही होंगे जो इसराइल में रह के और इस तरफ से सीज़ फायर को मॉनिटर करेंगे। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि अभी तक बहुत सारे सवाल जो हैं वो अपने जवाब ढूंढ रहे हैं कि ये क्या सीज़ फायर मुआहदा है, ये कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, या ये आइडियाज़ हैं, ये मुख्तलिफ ख्यालात हैं, मुख्तलिफ सोच है कि भाई ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को बहरहाल एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसे कतई नज़र उनको नोबेल प्राइज़ मिला है नहीं मिला उस साइड पे करते, प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 काम ऐसे किए हैं जो सिर्फ वही कर सकते थे इस वक्त। एक तो ये कि उन्होंने सीज़ फायर करवा दी है, एक तो ये उन्होंने सीज़ फायर करवा दी और ये दिखा दिए कि सीज़ फायर मैं करवा सकता हूँ, जंगबंदी उन्होंने करवा दी है। दूसरा ये बात उन्होंने करवा दी है कि वहाँ से इमदाद शुरू हो गई है और अक़वाम मुत्तहिदा और उसके साथ ही जो है वो हिलाल अहमर और रेड क्रॉस और बाकी अदारे जो हैं वो सारे, मीडिया को अलाउ नहीं किया। मीडिया के लोग कह रहे हैं कि हमें अंदर जाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन वो ट्रक्स जो हैं इमदाद देके वो अंदर जा रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक तो बात ये की है कि सीज़ फायर करवा दी है, दूसरा ये है कि उन्होंने ये भी साबित कर दिया है कि नेतन्याहू जो है, नेतन्याहू एक ही आदमी की बात सुन सकता है दुनिया में, वो है प्रेसिडेंट ट्रंप, और किसी की बात नेतन्याहू सुनने से कासिर है। तीसरी बात जो है, अगर गौर करें इस बात पे, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और काम किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो पीर के रोज़ 13 तारीख को वो इसराइल आ रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा वाक़या है, बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है अगले 48 घंटे में, कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसराइल आ रहे हैं और इसराइल आके वो वहाँ की पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। चौथे अमेरिकी सदर हैं आज तक के जो इसराइल की पार्लियामेंट से खिताब करेंगे, और ये इसराइल की पार्लियामेंट का अगर हम दिखा सकें, फर्स्ट उनके जो कनेसेट है उनके स्पीकर का ये प्रेसिडेंट ट्रंप को इनविटेशन लेटर है, जो हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे। ये इनविटेशन लेटर है जो कि भेजा गया है प्रेसिडेंट ट्रंप को इसराइल की पार्लियामेंट के स्पीकर की जानिब से, और उनसे कहा गया है कि जी ये हिस्टोरिक डे है, आपने जो है ये जंगबंदी करवा दी है सारी, और ये है कि आप आएँ और यहाँ आके आप हमारी पार्लियामेंट से तकरीर करें। और ये 2000 आखिरी पैराग्राफ में वो कहते हैं कि 2008 के बाद जबकि सिटिंग प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने विज़िट किया था, आप जो हैं वो पहले जो हैं वो सदर होंगे, और इसराइल अवेट्स द पीस प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस दावत को कबूल तो कर लिया है, लेकिन एक और इसमें इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट है वो ये है कि वो इसराइल आकर यहाँ की पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। उनका 6 घंटे क़याम होगा मुकम्मल। अभी तक जो प्लान आ रहा है वो ये आ रहा है कि पीर के दिन वो 5 से 6 घंटे वो इसराइल में क़याम करेंगे, लेकिन इसराइल क़याम करने से पहले कल रात को वो जो फ्लाई करेंगे अमेरिका से, तो उनका पहला पड़ाव होगा काहिरा में, कायरो, मिस्र। प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे हैं मिस्र, मिस्र से वो जाएंगे इसराइल, और मिस्र में पीर के रोज़ एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होने जा रही है। एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होने जा रही है जिसकी मेज़बानी जो है वो मिस्र के सदर अब्दुल फताह सीसी
और सदारत जो है वो ट्रम्प करेंगे, और उसमें जो लोग शरीक होंगे जिनकी कंफर्मेशन हो गई है वो उनमें जर्मन चांसलर हैं, इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, उसमें बरतानिया के केयर स्टेमर आ सकते हैं, उसमें तुर्की के देखना यह है कि प्रेसिडेंट उर्दुगन आते हैं या कोई और नुमाइंदे आते हैं, लेकिन यह है कि स्पेन से उनके वज़ीर आज़म आ रहे हैं। तो तमाम अरब ममालिक और उसके साथ यूरोप के ममालिक को प्रेसिडेंट ट्रंप ने वहाँ पे बुलवा लिए, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक काम ऐसा किया है कि गज़ा के और फ़लस्तीन के मामले को उन्होंने इंटरनेशनलाइज कर दिया है, यानी एक बड़ी टेबल पे बहुत सी चेयर्स रख दी हैं, जहां इससे पहले इसराइल के साथ जब मामले तय होते रहे हैं, चाहे कैंप डेविड हो या ऑस्लो एकॉर्ड हो, अमेरिका और इसराइल करता था मामला और एक आध अरब मुल्क होता था। अब जो टेबल है उस पर इसराइल की एक सीट है और बाकी सीट्स पे उन्होंने यूरोप को भी बिठा दिए, कतर को बिठा दिए, यूएई को बिठा दिए, इंडोनेशिया को बिठा दिए, पाकिस्तान को बिठा दिए, सब सारे मुल्कों को बिठा दिए, और वो टेबल पे एक सीट है, जस्ट वन सीट ऑन द टेबल, वो है सीट इसराइल की। और इसी इशू को इंटेंशनलाइज कर दिया कि अच्छा आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, सारे ये कहते हैं, तो भाई सब मिलके ये कह रहे हैं। और वो उसमें जो एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि हमास की तरफ से आज ये बात की गई है कि हम प्रेसिडेंट ट्रंप को मुबारकबाद देते हैं इस जंगबंदी पे, लेकिन हम टोनी ब्लेयर की शदीद मजम्मत करते हैं कि वो इस पीस बोर्ड में ना आए। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और इसी तरह से ये जो मामलात हैं सारे मरवान बरगूती का या अहमद सलामा का या अब्दुल्ला बरगूती वो हैं जिनको 6,000 साल की कैद सुनाई है इसराइली जेलों में, 6,000 साल की। तो अब आप जरा तसव्वुर, तो उनकी भी रिहाई करवानी है ना, हमास की तरफ से जो मुतालबा है। तो हमास ने ये फैसला किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पीर को आने से पहले, यानी 72 घंटे में नहीं, शायद वो कल शाम तक तमाम जो यरगमाली हैं या तमाम जो 20 जो हैं वो जिंदा यरगमाली हैं और 28 की बाकियात हैं, वो शायद पहले ही हवाले कर दें, प्रेसिडेंट ट्रंप के कायरा में उतरने से पहले ही वो हैंड ओवर कर दें।